हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। एडेड जूनियर एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो सीधे काम की बात पर आते हैं। एससीईआरटी के कुछ बुक्स हैं, 9th और 10th क्लास की बुक है जिससे आपका सिलेबस लिया गया है, जिसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में आपके ऐड हैं। तो मैंने उनके चैप्टर्स कुछ हाईलाइटेड किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले धातु अधातु, तो इसमें देखते हैं क्या है। कुछ तो धातुओं के नाम दिए गए हैं, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है मैंने, ताकि आपके समय की भी बचत हो। तो धातुओं के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। पूछा जा सकता है जैसे कि कभी कभी कौन सा इनमें से भिन्न है, तो 3 धातुओं के नाम दिए होंगे, एक अधातु का आपको बताना होगा कि कौन सा भिन्न है या कौन सा धातु है, तो इसलिए कुछ नाम ये याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, और इसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप में धातु कैसा होता है? चमकदार होता है। इसके बाद धातुएं समानता कठोर होती है। समानता यहाँ लिखा है, हमेशा नहीं, समानता कठोर होती है, और हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा कठोर होती है, कोई कम कठोर होती है, कोई मीडियम होती है, तो सबकी कठोरता अलग अलग होती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धता। और ये किस में ज़्यादा होती है? सोने और चांदी में। आपने देखा होगा सोने की चादर या चांदी की चादर जो है उसको पीट करके बनाया जाता है, अर्क बनाया जाता है, और इसी तरीके से उनसे आभूषण भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, मतलब कितना लंबा उसको खींचा जा सकता है पतले तार के रूप में, उसे उस धातु की तन्यता कहते हैं। ठीक है, सोने में ये सबसे अधिक होती है तन्यता। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है सिर्फ 1 ग्राम सोने से। ठीक है, और आघात वर्ता और तन्यता के कारण ही धातुओं को हम विभिन्न प्रकार के आकार दे सकते हैं, जैसे बर्तनों का आकार या जेवरों का आकार। ठीक, इसके बाद धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। कॉपर ऊष्मा यानी कि हीट का सबसे अच्छा चालक होता है, और लेड और मरकरी जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है उस पर किसकी सामग्री चढ़ी रहती है, किसकी परत चढ़ी रहती है? तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी या फिर रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। तो ये याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोनो रस कहते हैं, ध्वनिक। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोनो रस लिख करके आ सकता है हिंदी में, तो आप ये इंग्लिश का नाम भी याद रखेंगे, सोनो रस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब अधातु क्या होती है? तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातु हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। इसके अलावा सारी अधातुएं कैसी होती हैं? या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। सारी अधातुएं ठोस या गैस होती हैं, पर जो ब्रोमीन है वो द्रव होती है। ठीक है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम है इनका गलनांक कम होता है। ठीक है, यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को यानी गैलियम और सीजियम को रखेंगे तो क्या होगा? ये पिघलने लग जाएंगे, क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, जबकि चमकीला होने का गुण हमने किस में देखा था? धातु में। तो लेकिन आयोडीन क्या है? ये धातु नहीं है, ये अधातु है, लेकिन फिर भी ये चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, और इनके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। ठीक है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट भी होता है, और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। फिर है क्षारीय धातु, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, और इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए थे। फिर है ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। ये ऐसी धातुएं होती हैं कि अगर आप इनको खुले में रख देते हैं तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। ठीक,
इसलिए क्या करते हैं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और ये आग लगने की जो सिचुएशन है इसको रोकने के लिए केरोसिन तेल में इनको डुबोकर रखा जाता है। ठीक, अब इसके बाद सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये जो धातुएं होती हैं इनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ जाती है जब सामान्य तापमान होता है। ठीक, इसलिए इसको ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ऑक्साइड की जो परत होती है वो धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है जो इन पे परत चढ़ जाती है। फिर है, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चून डालते हैं तो क्या होता है, वो तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। और सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पर आपको दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पोटेशियम और सोडियम को अगर खुला रख देते हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं, और सिल्वर और गोल्ड यानी सोना और चांदी ये क्या होते हैं, इनको अधिक ताप पर भी रखो ऑक्सीजन के साथ तब भी अभिक्रिया नहीं करते। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनोडीकरण, यानी कि एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बन जाती है उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस को एनोडीकरण कहते हैं। और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की ये पतली परत बन जाती है। ठीक है, तो वायु के संपर्क में क्या होता है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है निर्माण होने की इसे एनोडीकरण कहते हैं। ये क्या करती है, संक्षारण से बचाती है, एल्यूमिनियम के संक्षारण से बचाती है। कौन बचाती है, ऑक्साइड की परत। फिर एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस लिखी है तो इसमें इतना कुछ वो नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस बताइए, बस आप ये याद रखेंगे एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की जो पतली परत बनने की प्रक्रिया होती है इसे एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीशियम जो है ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप साइंस पढ़ें, स्पेशली केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, तो क्योंकि इसमें रिएक्शंस वगैरह होती हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा समय चाहिए। अगर आप किसी ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें समय लगता है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, पहले से तैयारी करना स्टार्ट करिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इतने कम समय में ना तो मैं इतनी जल्दी आपको सारी रिएक्शंस अच्छे से डीपली समझा सकती हूँ और ना ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते। अगर समझेंगे तो ये 40 दिन पता नहीं कब निकल जाएंगे और आप केमिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो रिएक्शंस थी उन रिएक्शंस को नहीं लिया है, सिर्फ थ्योरी ली है। और रिएक्शन अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको रिएक्शंस समझा दूँगी, लेकिन समय बहुत कम है तो जितना हो सकता है उतना तैयार करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना यही है कि आप SCRT से बिल्कुल अपना बेस क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसे पहले पूरा कर लीजिए। वो रिएक्शंस आप प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस पेपर्स के थ्रू लगाते रहते हैं, 1 या 2 रिएक्शन आती हैं वैसे तो बेसिकली, तो हो सकता है तो आप कोशिश करिए कि बाकी के जो आपके 45 से 46 नंबर के जो पेपर आना है आपका साइंस का, वो एटलीस्ट आप पूरा तैयार कर लें। 2-4 नंबर के पीछे अगर उसमें लग जाएंगे रिएक्शन बताने में तो मैं आपको समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी, लेकिन 2-4 नंबर के पीछे मैं नहीं चाहती कि 45-46 नंबर का नुकसान हो। तो फिर अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी वो सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होता है उससे बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर इन्हीं को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े से कठोर होते हैं, और ये जो यौगिक होते हैं ये थोड़े से भंगुर तरीके के होते हैं, जैसे इन पर दबाव अगर डाला जाए तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। फिर वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और केरोसिन, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। इसके बाद धातुओं के बारे में कुछ दिया है। पृथ्वी की भूपर्वटी जो है वो धातुओं का मुख्य स्रोत होती है, और समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके के कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इन्हें खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, जो पृथ्वी की भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो तत्वों या यौगिक हो, उन्हें खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है, और जब इस तरह की खनिज होती है तो उसे अयस्क कहा जाता है।
पर कुछ सक्रियता श्रेणी के मध्य जो धातुएं स्थित होती हैं उसमें कुछ निष्कर्षण के बारे में दिया गया कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आयरन है, जिंक है, लेड, कॉपर, इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, मध्यम होती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन ये याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जा सकता है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो ये जो जिंक होता है ये धातु में अपचायित हो जाता है। अपचायक के रूप में किन धातुओं को प्रयोग किया जा सकता है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये कैसी धातुएं, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।